हेलो एवरीवन। अभी का जो क्लास का टॉपिक है वो है ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल ओडीपी। तो ये ओडीपी क्या होता है? तो ओडीपी एक ओजोन ओजोन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ओजोन जो है ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो उसमें जो हमारा एयर है, तो एयर का जो डिफरेंट लेयर है उसमें जो स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें ये ओजोन सिचुएटेड है। तो ओजोन क्या करता है कि जो सन से आने वाली जो हार्मफुल यूवी रेज है उसको ये एब्जॉर्ब करता है और हमें उस हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाता है। यानी ओजोन अगर हमारा जो अर्थ है इसके काफ़ी ऊंचा है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में ये मौजूद है, और जो भी यहाँ से सन से जो यहाँ से यूवी रे आ रहा है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको यहाँ धरती पर आने से बचाता है। इस तरह से हम इस हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें ओजोन जो है बचाता है। तो एक तरह से ये हमारे लिए रक्षक का काम करता है ऊपर में। बट हम लोग के डेली एक्टिविटी के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ओजोन का लगातार क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन मतलब ओजोन की परत जो है वो टूट रही है। तो अगर हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर ओजोन का परत अगर टूट जाती है, अगर उसमें कहीं पर भी होल हो जाता है, तो जो यूवी रे जिसको ये अभी एब्जॉर्ब कर रहा है, आने नहीं दे रहा है, वो अगर डायरेक्ट क्या होगा कि ये हमारे अर्थ पे आएगा, तो इससे हमारा जो डिजीज है वो इंक्रीज होगा। तो इसी के लिए के ओजोन को डिप्लीट ना हो, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को सुरक्षित किए हुए है। तो पूरे वर्ल्ड का जितने भी कंट्री है वो सब एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है सब ने एक प्रॉमिस किया है कि हम ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस ओजोन को डिप्लीट करता है, ऐसे सब्सटेंस की यूज करना सारे कंट्री जो है वो उसको बंद कर दे। तो ओजोन डिप्लीशन के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि फ्रियोन ग्रुप का जो भी रेफ्रिजरेंट है इसका हम काफ़ी वाइडली इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के लिए। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हम रेफ्रिजरेंट अपने रेफ्रिजरेशन में यूज कर रहे हैं उसकी ओडीपी शुड बी जीरो, यानी उसकी ओडीपी जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। यानी ये रेफ्रिजरेंट किसी भी तरह से हमारे ओजोन को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करें वो नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हो, यानी कि ओजोन को वो डिप्लीट करने वाला सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम पहले के समय में जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक अच्छा रेफ्रिजरेंट के रूप में हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है रेफ्रिजरेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल भी है हमारा ओजोन डिप्लीशन के लिए। तो हम सिर्फ हमको रेफ्रिजरेशन दे रहा है तो हमें एक फायदा तो मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको सीएफसी कहते हैं ये ओजोन को भी डिप्लीट करता है। तो हमें कहीं ना कहीं इसकी यूज करने से हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो ओडीपी के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन ब्रोमीन का प्रेजेंस किसी भी रेफ्रिजरेंट में अगर है तो इसके मतलब है कि उस रेफ्रिजरेंट के पास ओडीपी है, वो ओजोन डिप्लीट करेगा। तो हमें अब यहाँ पर अगर ओजोन को बचाना है तो जो क्लोरीन या ब्रोमीन युक्त रेफ्रिजरेंट है उसको हमें क्या करना होगा, यूज करने से अवॉइड करना होगा। यानी उसका सब्स्टिट्यूट हमें कोई ना कोई दूसरा रेफ्रिजरेंट की तलाश करनी होगी जिसमें क्लोरीन और या ब्रोमीन जो है उसमें ना हो। अगर ये दोनों नहीं होगा तो वो ओजोन के लिए फिर वो घातक नहीं होगा। तो कहते हैं कि ओजोन डिप्लीशन बाय सीएफसी अकर बाय ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरीन एटम फ्रॉम रेफ्रिजरेंट बाय यूवी रेडिएशन, है ना। और ये क्या करता है कि सीएफसी का में जो मौजूद क्लोरीन है, जब वो क्लोरीन ओजोन तक पहुंचती है, अगर वो सीएफसी लीक किया और वो ओजोन में वो लीक करके एटमॉस्फेयर में चला गया, तो जब यहाँ पर सन का यूवी रेडिएशन होता है तो ये क्लोरीन एटम क्या करता है, ओजोन के एटम्स को डिप्लीट कर देता है। मतलब उसके साथ रिएक्शन करके वो उसको ब्रेक कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सीएफसी या एचसीएफसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी क्लोरो है,
तो ये भी मतलब कैन नॉट बी यूज, इसको यूज नहीं किया जा सकता है इस रेगुलेशन, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग क्लोरीन युक्त जितने भी रेफ्रिजरेंट है उसे हमें यूज करने से रोकना होगा। अगर कंटिन्यू यूज करते रहें तो फिर ओजोन फिर वो बच नहीं पाएगा। तो ओजोन की रक्षा करना है तो CFC और HCFC को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो अगर हम इस दोनों रेफ्रिजरेंट को अगर हटा देते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी पॉपुलर रेफ्रिजरेंट है और हमें यहाँ से ये अच्छा रेफ्रिजरेशन भी देता है, तो इसके बदले हमें कोई ना कोई तो रेफ्रिजरेंट यूज करना होगा। तो इसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट है, जैसे कि HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन नहीं है, या फिर हाइड्रोकार्बन सिंपल, ये इसमें भी क्लोरीन नहीं है, या फ्लोरोकार्बन, इसमें भी क्लोरीन नहीं है। तो ये सब जो HFC, HCFC, ये सब जो रेफ्रिजरेंट है, ये हमारा एज ए सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करता है किसका, तो CFC और HCFC के सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करता है। तो इसमें क्लोरीन की मौजूदगी नहीं है, इस कारण ऐसे रेफ्रिजरेंट को इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मतलब ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करता है। तो आजकल जो है जो R134A है, जिसको C2H24 मतलब हो गया कि टेट्राफ्लोरोइथेन, इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं भी क्लोरीन या ब्रोमीन नहीं है। तो ये आज के डेट में जो है तो काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला, यानी कि ये एक, इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूट के रूप में देखते हैं। R12 और R22 ये दोनों जो है CFC HCFC ग्रुप का रेफ्रिजरेंट है। तो इसके बदले हम लोग जो है यहाँ पर HF यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के रूप में जो R134A है, इसको हम इस दोनों का सब्स्टिट्यूट के रूप में आजकल जो है तो काफ़ी वाइडली यूज होता है। तो क्योंकि इसके पास ODP जो होती है, वो इसकी ODP जो है वो क्या होता है, 0 होता है, मतलब इसके पास ये ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल नहीं होती, इसीलिए R134A को इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है। इसके बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के में हम लोग डेली एक्टिविटी में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होती है जिसमें हमें बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस जो है रिलीज होता है। तो ये हमारा एयर है, एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पर क्या है, एक सन है। तो जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, है ना, N2O, SF6, ओजोन, ये सब गैस को जो है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ये जब ग्रीन हाउस गैस जो है यहाँ पर कहाँ रहता है, तो ये हमारे एयर में मौजूद रहता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस क्या करता है कि यहाँ से सन के से जो भी रेडिएशन यहाँ पर फॉल करता है, किस पर, अर्थ पर, तो अर्थ पर ये रेडिएशन फॉल करने के बाद ये क्या होता है, यहाँ से कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक, मतलब हो गया ये रिफ्लेक्ट होकर के इन्वायरमेंट में जाता है, और बाकी जो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है, सॉरी, बाकी जो यहाँ रेडिएशन है उसको अर्थ जो है, अर्थ पर दो चीज है, लैंड और वाटर, यानी कि लैंड है और ओशियन है वाटर के रूप में। तो ये लैंड और ओशियन जो है दोनों मिलके कुछ पार्ट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ पार्ट जो है रेडिएशन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो जो रेडिएशन को ये लैंड या वाटर गेन कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस रेडिएशन के कारण ये वाटर और लैंड दोनों क्या हो गया, वार्म हो गया, गर्म हो गया। तो ये तो इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन जो आएगा वो उसको जितना इसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता होगी वो उसमें एब्जॉर्ब करेगा ही, और उसके कारण ये अपना वार्म होगा ही। लेकिन जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, कुछ रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट बैक होके जा रहा है, तो यहाँ पर ये बैक होने के बाद क्या होती है कि ऊपर में जो है, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का लेयर क्या है, यहाँ पर उपलब्ध है, यानी कि अवेलेबल है। तो ये रेडिएशन जाता है और यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस के अंदर ये इंट्रैप कर जाता है। तो इस कारण से ये ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, ये खुद जो है सो गर्म होके ये वापस फिर से ये
रेडिएट करता है हीट को, ये क्या करता है वापस अर्थ की ओर क्या करता है, ये रेडिएट करता है। तो एक तो सन का रेडिएशन जो कि लैंड और ओशियन पहले से ही गेन करके वो वार्म हो रहा है, और दूसरा चीज जो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट भी होगी, अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं रहता तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर चला जाता और हमें मतलब इस रेडिएशन से हम बच जाते। लेकिन ग्रीन हाउस गैस जो है इस रेडिएशन को आगे नहीं जाने देता है, ये खुद अपने में इंट्रैप करके ये खुद हॉट हो जाती है, और ये बैक जो है सो फिर इसी रेडिएशन को ये बैकली फिर रेडिएट करता है अर्थ की ओर। तो इस कारण से अर्थ पर जो है सो एक और रेडिएशन आना शुरू हो गया ये ग्रीन हाउस से। तो ये एब्जॉर्ब तो पहले से हो रहा है, और फिर वापस इस रेडिएशन के कारण भी अर्थ क्या होता है, वार्म होने लगता है। तो इस कारण से अर्थ की टेम्परेचर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो अर्थ का टेम्परेचर का बढ़ जाना ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है ना। और ये जो घटना हो गया ग्रीन हाउस गैस के कारण जो टेम्परेचर का राइज होना है, ये ही इफेक्ट जो है वो कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये ग्रीन हाउस गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, उसी के कारण जो है मतलब ये अर्थ की टेम्परेचर राइज करता है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस का रिलीज ह्यूमन एक्टिविटीज पे भी होता है और कुछ नेचुरल एक्टिविटीज पे भी होता है। यानी कि हम लोग अभी अपना मतलब कुछ ह्यूमन जो है सो कुछ एक्टिविटी करता है, जैसे कि पेड़ पौधा को हम लोग काट देते हैं, है ना, लैंड को क्लीन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करवाते हैं। तो ये सब गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस के CO2 गैस जा करके जमा होता है। और नेचुरली है कि जैसे यहाँ पर रेडिएशन आया, मतलब जो यहाँ पर ओशियन है उसकी वाटर उस रेडिएशन को गेन किया, हीट हुआ, वो वेपराइज किया, तो वाटर वेपर के रूप में वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। और वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सब नेचुरली अवेलेबल गैस है, और हम लोग बर्निंग फॉसिल फ्यूल जो है ये हमारा ह्यूमन एक्टिविटी से वो मतलब ये ग्रीन हाउस का गैस का रिलीज है। तो ये सब मिलके ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देता है। इससे हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज होता है, और ये राइज होने को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है।